हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं चेतन पाटिल फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आस्क ऑटो गुरु में। आज है संडे और हर संडे में लेकर आता हूं आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब। कुछ गिने चुने ही कमेंट्स में सिलेक्ट कर पाया हूं क्योंकि प्रैक्टिकली सभी कमेंट्स को सिलेक्ट करना, उनके जवाब देना और प्रैक्टिकली उनके अंदर कमेंट्स में आपको रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, फिर भी मैं किसी ना किसी दिन आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दे दूंगा। जिन लोगों के मैं नहीं ले पाया माफ कर देना, बाकी किसी और दिन मैं आपको जो है कमेंट का आपके जवाब जो है दे दूंगा। तो आज के संडे कमेंट बॉक्स में सबसे पहला जो सवाल हमसे पूछा है वो है मोहनदास। इन्होंने दो सवाल पूछे हैं, पहला मतलब दो पार्ट में बताया हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। इन्होंने लिखा है, सर मेरा पल्सर 150 परचेस के बाद 300 किलोमीटर के बाद ये एक पहाड़ चढ़ना था। 1 किलोमीटर जहाँ मेरा दोस्त रहता है वहाँ जाने के लिए फर्स्ट गियर में रख कर गया। अब मेरी गाड़ी थोड़ा पिकअप कम लग रहा है, क्या करूँ बताएं प्लीज़। दूसरा इन्होंने ऊपर लिखा है, बाइक गुरुजी प्लीज़ बताएं मेरी गाड़ी का पिकअप थोड़ा कम लग रहा है। तो इन्होंने पहाड़ चढ़ा हुआ है लगभग 1 किलोमीटर का, और वो भी फर्स्ट गियर पे। तो अभी गाड़ी का पिकअप कम हो गया है, तो इनको डाउट है कि इंजन के अंदर कुछ हो तो नहीं गया। देखो ऐसे केसेस में क्या होता है, नई गाड़ी है भाई, आपने 300 किलोमीटर चलाई है। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि आप जब नई गाड़ी लेते हो, नई गाड़ी को हमेशा संभल कर चलाना होता है। तो क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा लोड बिठा देते हो या फिर फर्स्ट गियर में ज़्यादा घुमा देते हो, थ्रोटल रेव ज़्यादा कर देते हो, या फिर उस पर जो है ज़्यादा गियर में कम स्पीड में चला देते हो तो उसका गियर बॉक्स खटखट करता है। ऐसी कई सारी परेशानियां होती हैं जो बिगिनर्स या तो ये मिस्टेक कर लेते हैं। अब आपने ये आपका जो सवाल है कि आप 1 किलोमीटर तक फर्स्ट गियर में चलते गए, यहाँ से कुछ भी बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इंजन के अंदर का अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा तो वो मैं यहाँ से देख करके या फिर आपकी कमेंट पढ़ करके नहीं बता सकता। आप इमीडिएटली सर्विस सेंटर जाओ, वहां पे उनको ये पूरी कहानी बताओ जैसे आपने मुझे लिख करके बताई है। मेरे हिसाब से इसके अंदर जो थ्रोटल वायर है वो थोड़ी सी लूज हुई रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि इसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो आपका प्रॉब्लम ज्यादा मेजर तो नहीं, लेकिन टाइम पर इसका रिजोल्यूशन जो है करा लो, इसका सोल्यूशन जो है पता कर लो, अदरवाइज आगे आपको दिक्कतें आ सकती है। बढ़ते हैं आगे। अगली जो क्वेश्चन, अगला जो कमेंट है हमें पूछा है अश्विनियस। इन्होंने लिखा है, 3 days back I purchased RTR 164V. The gearbox feel light right now and something gear। तो इनका ये कहना है, मैं कमेंट शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ इसलिए क्योंकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो। नई गाड़ी है, गियर शिफ्ट होने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा टाइट लग रहा है। तो क्या ये नॉर्मल प्रॉब्लम है या सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसा अश्विन एस जी का मानना है, कहना है। देखो ये नॉर्मल प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से आपको कुछ सेकेंड सर्विसिंग या फिर थर्ड सर्विसिंग तक रुक जाना चाहिए। तब तक के लिए गाड़ी आराम से चलाओ, संभल कर चलाओ। गियर अगर नहीं शिफ्ट हो रहा है तो उसको बार बार धक्के मत लगाओ, थोड़ा बहुत मतलब पैर से काम चलाओ। तो ऐसा करो। सेकंड या फिर थर्ड सर्विस के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हाँ, आपको सर्विस सेंटर में दिखा देना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से ये जब वेयर एंड टेयर हो जाता है इंजन का, अच्छे से उसे लुब्रिकेंट हो जाती है, इंजन के अंदर जो ऑयल डालते हैं पूरी तरह से घुल मिल जाता है इंजन के अंदर, गियर बॉक्स के अंदर, तो ये प्रॉब्लम चला जाता है। नई बाइक्स में अक्सर ऐसा होता ही है। तो आप जो है तब तक के लिए इसे संभाल के चलाना, थर्ड या फिर सेकेंड सर्विस तक। बढ़ते हैं आगे। अगला जो सवाल हमसे पूछा है वो है वैभव मिस्त्री। सर एक बात तो तय है कि होंडा के इंजन रिफाइंड होते हैं, बहुत जिस तरह इंजन को मेंटेन रखते हैं उस पर इंजन की लाइफ डिपेंड होती है, बट लोग कहते हैं होंडा की बाइक्स मेंटेनेंस फ्री होती है। तो आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी बाइक नहीं है या फिर कार नहीं है जो मेंटेनेंस फ्री हो। अगर ऐसा रहता तो फिर गैरेज बंद हो जाते हैं, मैकेनिक घर बैठ के पता नहीं क्या करते हैं। तो वो चीज़ है, बाइक या फिर कार मेंटेनेंस उसे लगता है, किसी को कम लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है। जिसको कम लगता है उसे कहते हैं मेंटेनेंस फ्री। मेंटेनेंस फ्री का ये मतलब नहीं होता है कि बिल्कुल लगता ही नहीं है। कम लगने वाली चीज़ को मेंटेनेंस, जिसे कम लगता है उसे मेंटेनेंस फ्री कहते हैं। जैसे कि ज़्यादा जल्दी उसके स्पेयर पार्ट खराब नहीं होते हैं, सिर्फ सर्विसिंग चलते रहती है उसकी 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 साल तक सिर्फ सर्विसिंग ही चलती है, बाकी कोई मेजर पार्ट चेंज नहीं करते हैं, ऑयल चेंज करते हैं बस। तो वो वाली केस में मेंटेनेंस फ्री चीज़ कही जाती है, और ऐसे होंडा की गाड़ियाँ होती भी है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे शाइन है पुरानी जो पहले आती थी, CB शाइन जिसे कहते थे, यूनिकॉर्न ही कह लो। तो होंडा का आपने नाम लिया इसलिए मैं होंडा की गाड़ी बता रहा हूँ, बाकी कंपनियों की भी है, वो किसी और दिन वीडियो बना दूंगा। तो ये वाली चीज़ होती है। मेरी राय ये है कि आपने जैसे कहा, आपके इस
कमेंट में ही जो है जवाब भी है। आपने कहा है कि जिस तरह से अपन मेंटेन रखते हैं गाड़ी को उस तरह से वो इंजन सस्टेन करता है। बिल्कुल सही है, जिस तरह से अपन ने उसे मेंटेन रखा है, जिस तरह से उसे सजाया है, संवारा है और यूज़ कर रहे हैं हम डेली लाइफ में, वैसा ही वो आगे बिहेव करेगा। आप जैसा बोगे वैसा ही वो उगेगा। तो वही चीज़ है, अगर आप बिल्कुल गधों की तरह गाड़ी चलाओगे, गधों की तरह इट मीन्स पूरी खराब जो है रेव करोगे, जैसे अभी मैंने पहले कमेंट पढ़ी थी, फर्स्ट गियर में बहुत ज़्यादा चढ़ा दोगे और जो वेट है वो ज़्यादा बिठा दोगे, यानी ओवरलोडिंग कर दोगे गाड़ी पे, खराब रास्तों पर भी आप किसी भी तरह से चला रहे हो, तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और गाड़ी को अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस रखना चाहिए, उसको जो उसका ऑयल है उसे टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए। 10-12 हज़ार किलोमीटर के बाद जो वायर्स होती है, केबल्स होती है, वो चेंज कर देना चाहिए। ड्रम ब्रेक जो होता है उसका पिछला ड्रम चेंज कर देना चाहिए। चेन टाइम टू टाइम 400-500 किलोमीटर के बाद उसे क्लीन कर लेनी चाहिए। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती है मेरे भाई। अगर आपने ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मेंटेन रखी है तो मुझे नहीं लगता कि गाड़ी में कोई भी कभी भी कैसे भी प्रॉब्लम आ जाए। तो बस इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, आपकी गाड़ी सालों साल चलेगी। बढ़ते आगे, अगली कमेंट हमसे जो शेयर किया है वो है भूषण साहू। ये लिखते हैं, सर जी मैं न्यू एक्टिवा 6G बाय किया हूँ, 3 दिन हुए, 65 किलोमीटर रनिंग हुई है, तो कितने किलोमीटर तक 40-45 के स्पीड पर चलाना है सर जी, प्लीज़ बताएं। भूषण जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 40 या फिर 45 के बीच में ही चलाना है, आप कभी 35 भी चला सकते हो कभी। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि ओवर स्पीड नहीं करना है, 40 के ऊपर ना जाए तो बेहतर है। कभी 20 पे चलाओ, कभी 30 पे चलाओ, कभी 40 पे चलाओ, कभी कभी 45 पे भी लेके जाओ। तो ये रोड सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है, वरना भाई ट्रैफिक में भी लगे रहो आप 40 के ऊपर ही, ब्रेक मारना है मारोगे नहीं, ठोक दोगे, तो वो मत करना। तो ऐसा है कि थर्ड सर्विसिंग तक आप या फिर 600-800 किलोमीटर तक आप ये जो है सिलसिला चलने दो। जो मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि कम स्पीड में गाड़ी चलानी चाहिए शुरू में, क्योंकि इंजन के वेयर एंड टेयर होते हैं, प्लस माइनस टॉलरेंस होता है इंजन के अंदर हर एक पार्ट का। तो उस हिसाब से जो मैं वीडियो यहाँ कोने में उसकी लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। शायद इसी के नीचे की ये लिंक है, लेकिन जिन लोगों को ये डाउट है क्यों कम में चलाना है गाड़ी, तो यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा कोने में, आप उसे देख लेना। तो आपका जवाब यह है कि थर्ड या फिर थर्ड सर्विसिंग तक या फिर 800-700 किलोमीटर कुछ ऐसा हो जाने दो, तब तक आप कम स्पीड में चलाओ, ओवरलोडिंग ना करो और पैनिक ब्रेकिंग नहीं लगानी, मतलब संभल के यूज़ करो, बस इतना ही कह सकता हूँ। कई सारे रूल्स हैं जो उस वीडियो में मैंने बताए हैं, तो आप उसे देख लेना। बढ़ते हैं आगे, अगली जो कमेंट हमसे सवाल हमसे पूछा है वो है ज्ञानेश्वर शेल के। इन्होंने कहा है, पर डे गाड़ी कितनी चलानी चाहिए? मेरे पास शाइन CB है, कभी 6-7 दिन एक ही जगह पे खड़ी रहती है, तो कितने टाइम बाद गाड़ी चलानी चाहिए या फिर एक दिन में कितने किलोमीटर गाड़ी चलानी चाहिए? देखो, ऐसा है कि अगर आप 6-7 दिन खड़ी रखते हो गाड़ी को, तो मेरे हिसाब से 1 या फिर 2 दिन के बाद या फिर 3 दिन के बाद गाड़ी को थोड़ा सा 1-2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो होता है वो घुमा लो, या फिर बस सुबह थोड़ी सी चालू करो, 2-5 मिनट तक गाड़ी चालू रखो, उसका जो वार्म अप होने दो उसे, ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर 7 दिन 8 दिन हर हफ्ते आप 8 दिन के बाद फिर एक बार चला रहे हो, 8 दिन के बाद फिर एक बार चला रहे हो, 8 दिन के बाद फिर एक बार चला रहे हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, लेकिन रस्टिंग के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। गाड़ी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे इंजन ऑयल में बता देता हूँ, तो इंजन ऑयल पड़े भी खराब होता है। ऐसी बात नहीं है कि इंजन ऑयल डाला था 3 महीने पहले और गाड़ी चली ही नहीं है, वो वैसी ही पड़ी है तो वो थोड़ी खराब होगा, ऐसा नहीं होता। इंजन ऑयल भी खराब होता है। खराब इट मीन्स उसके ग्रेड जो विस्कोसिटी होती है वो घटती रहती है, कम होती रहती है, तो वो वाली चीज़ है। एयर फिल्टर वो पड़े वैसे ही रहता है और जो उसके ऊपर डस्ट होता है वो कहीं ना कहीं हार्ड हो जाती है, बारिश भी चल रही होती है, तो ऐसे कई सारे रीज़न हैं। जवाब यही है आपका कि आपको 1-2 दिन के बाद थोड़ा सा सेल मार दो उसे, किक मार दो उसे, अगर पॉसिबल है तो 1-1.5 किलोमीटर तक घुमा के लेके आओ, तो वो चीज़ें होती है। तो ये लाइट चली गई, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। बस इतना ही, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। थोड़ा सा अंधेरा हो गया बैकग्राउंड में, आप मैनेज कर लेना, एक लाइट मेरा बंद हो गया, पता नहीं क्यों। राजीव लिम्बाचैया, माफ करना राजीव जी अगर नाम लेने में कुछ गड़बड़ी हो गई। इन्होंने लिखा है एट आस्क ऑटो गुरु, इफ EFI इज बेटर एंड चीपर द मोस्ट ऑफ कंपनी यूज EFI जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी। काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है आपने राजीव जी, कहाँ से लाते हो ऐसे सवाल भाई? देखो, ऐसा है कि आपका ये कहना है, मैं बता देता हूँ पहले, कि अगर EFI चीपर है, सस्ता है, मतलब अच्छा है, तो कंपनियाँ हर गाड़ी में वही क्यों नहीं डाल देती, FI क्यों डालती है? तो मेरा आंसर ये रहेगा। वैसे मैं जो आंसर दे रहा हूँ ये शायद टेक्निकली ना हो, लेकिन प्रैक्टिकली ज़रूर है। जो हाई एंड सेगमेंट की गाड़ियाँ होती है, अभी आपको EFI बजाज की कुछ गाड़ियों में देखने को मिल रहा है, उसके अलावा किसी गाड़ी में नहीं है। तो जो कम्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा लंबी राइड के लिए नहीं होती है और ना ही ज़्यादा भगाने के लिए, दौड़ाने के लिए होती है। इसका मतलब है कि वो सॉफ्ट यूज के लिए होती है कम्यूटर सेगमेंट्स की।
और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, बजाज की ही देख लो आप, अगर EFI इतना ही बेहतर होता तो वो फिर बजाज की RS 200, NS 200, डोमिनार ऐसी कुछ गाड़ियों में भी होता। ऐसा क्यों? वो वही क्यों दूसरी गाड़ियों में प्रमोट नहीं कर रहे जबकि कंपनी सेम है? तो कुछ लिमिटेशंस होंगे मेरे हिसाब से। ये हो सकता है कि EFI जो है वो बड़ी सेगमेंट की गाड़ियों में कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है इसका रीजन मैं नहीं जानता, किसी दिन मैं इसके ऊपर स्टडी करके वीडियो बना दूंगा। लेकिन जहां तक मेरा स्टडी है, जहां तक मेरा नॉलेज है, मुझे ऐसा ही लगता है कि EFI ये छोटी गाड़ियों में, छोटी सीसी की गाड़ियों में बेटर है, उसके ऊपर सस्टेन करने में शायद दिक्कतें आ सकती है, इसीलिए EFI ये बड़ी सेगमेंट्स की गाड़ियों में नहीं है। डेफिनेटली ये चीपर है, थोड़ा सा सस्ता है, इसका मेंटेनेंस भी सस्ता है, इसमें जो आपको खर्चा आना है FI के मुकाबले यहाँ पे कम ही आएगा। लेकिन बड़ी गाड़ियों में ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब आपको जल्द ही मिल जाएगा, इसके ऊपर डेफिनेटली मैं एक वीडियो बना दूंगा। अब हमेशा की तरह मैं आपको आज भी यही कहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपने मुझे अभी भी इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपके सवाल पूछ सकते हो। इसी के साथ कल का मंडे है, कल मंडे है, हर मंडे में लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ। इस सीरीज का नया एपिसोड मैं कल भी लाने वाला हूं। तो अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई व्हीकल है, चाहे 2 व्हीलर है, चाहे 4 व्हीलर है, आप आपका ओनरशिप रिव्यू, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, हमारे साथ शेयर कर सकते हो, जो कि वही रिव्यू मैं आपके नाम के साथ साथ बाकी पब्लिक के साथ शेयर करूंगा। तो ऐसा है कि अगर कोई पर्टिकुलर बंदा उस गाड़ी की प्लानिंग कर रहा है जिसका रिव्यू आपने भेजा है, तो उसे बेनिफिट हो जाए, उसे फायदा हो जाए, बाइंग डिसीजन उसका इजी हो जाए, बस यही हमारी कोशिश है। इसी के साथ मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।